हाय वंदे मातरम। आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्वनि तरंग। यदि रेलवे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का अभी तो एग्जाम है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्वनि तरंग। इससे कई प्रश्न कॉम्पिटिटिव आएंगे आपको एग्जाम में। चलिए देखते हैं इसको। मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस दोनों को देखा था, उसी से ये ध्वनि तरंग मैंने बोला था, बाद में बताएंगे। चलिए देखते हैं ये ध्वनि तरंग क्या है। ध्वनि तरंग वो तरंग है जिसे हम अपने कानों से अनुभूति, आभास कर सकते हैं कानों से। अब जैसे मोबाइल भी वाइब्रेट करता है ना, तो गन गन आवाज़ आता है, तो वो भी एक प्रकार का तरंग है। ऐसे रिंग बजता है तो वो भी सुनते हैं, और इतना जो आवाज़ सुन रहे हैं यही है ध्वनि तरंग। अब ध्वनि तरंग देखिए, हम पहले बताए थे मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, यानी यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या डिफरेंस था कि यांत्रिक तरंग में माध्यम का जरूरत था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में माध्यम का जरूरत नहीं था। तो ये ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग है, इनको माध्यम चाहिए। माध्यम मतलब ठोस, द्रव, गैस, किसी माध्यम से ये चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे आप चलते हैं तो जमीन को पीछे ठेलते हैं, या कुछ भी उड़ता है, ये पहले भी बताएं कि कौवा उड़ रहा है, चिड़िया कुछ भी उड़ रहा है, तो वो क्या करता है, हवा को ठेलता है तब आगे बढ़ता है। तो एक माध्यम होना चाहिए चलने के लिए, एरोप्लेन चले, कुछ भी चले, सबको माध्यम। तो ये ध्वनि तरंग के लिए भी माध्यम होता है। तो ये जो है क्या है, यांत्रिक तरंग है। याद रखना है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ये क्या है, यांत्रिक तरंग। इसको आप याद रखना, क्योंकि कंपटीशन में ये सवाल आता है। अब देखिए ये अनुदैर्घ्य है या अनुप्रस्थ, ये सवाल आते हैं, तो दोनों हैं। ध्वनि तरंग दोनों तरंग, अनुदैर्घ्य भी अनुप्रस्थ है। कैसे है ये, अनुदैर्घ्य का मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलेगा, ध्वनि तरंग तीनों में जाता है। और अनुप्रस्थ मतलब क्या होता है, उसमें बताए थे शीर्ष और गर्त, यानी ठोस में जब चलता है तो वो अनुप्रस्थ प्रकार से चलता है। कैसे समझाते हैं इसको कि देखिए रिवॉल्वर का आवाज सुने, ढिचकों है, उसमें कैसा आवाज आता है, पहले बहुत ज्यादा आता है, उसके बाद धीरे 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 छोटा कम हो जाता है। फिल्म सब में आवाज देखे हैं ना, ऐसे रियलिटी नहीं देखते। रिवॉल्वर में पहले ज्यादा आवाज, उसके बाद धीरे धीरे कम होता है, फिर ज्यादा अगर दूसरा शॉट। तो इस तरह का जो तरंग होता है वो अनुदैर्घ्य प्रकार का होता है। अब दूसरा तरंग दे, डीजे का साउंड, आजकल 3D एयरफोन कान में लगाते हैं ना, कभी इसमें ज्यादा होगा, कभी इसमें, उसमें बढ़ते चढ़ते, यानी ऐसा आवाज आपको फील होता होगा डीजे में, कभी बढ़ रहा है, कभी आवाज घट रहा है, कभी इस कान में, कभी ऊपर नीचे। तो इस तरह का वेव जो अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंग। ध्वनि तरंग में आवृत्ति को समझना, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, जिसका जितना फ्रीक्वेंसी होगा उसका आवाज उतना दूर जाएगा। कहने का मतलब है कि आवाज दूर या कम कैसे होता है, वो आवृत्ति पे होता है। जैसे कोई जेंट्स का आवाज होता है मोटा आवाज होता है, और लेडीज का आवाज पतला होता है। तो मान लीजिए आप अगर कहीं जा रहे हैं सड़क पे, किसी दोस्त को बुलाना है, तो आप चिल्लाएंगे तो आवाज जो है ज्यादा दूर नहीं जाएगा। वही लेडीज अगर चिल्लाएगा तो दूर आवाज जाएगा, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी है। तो वो देखिएगा, वो अगर कहीं जरूरी रहे तो आप मत चिल्लाइए। कोई लेडीज को अगर चिल्ला दीजिए तो जरूर, ऐसे भी लेडीज की आवाज से वो घूम ही जाएगा। तो लेडीज का आवाज जो होता है बहुत, उसका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है उसमें, इसलिए उसका दूर आवाज जाता है। यानी पतला आवाज जिसका हो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, इसको समझना है आवृत्ति। तो इस आवृत्ति के हिसाब से, यानी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ध्वनि को 3 भाग में बांट के हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या, अवसर है, इंफ्रासोनिक। इसमें क्या है कि यदि 20 हर्ट्ज से कम हो, यानी 20 हर्ट्ज से अगर ध्वनि कम होता है तो इसको हम कहते हैं अवसरय तरंग। इसको याद रखना, 20 हर्ट्ज से कम किसका होता है, 20 हर्ट्ज, जैसे कुत्ता का, चाहे कुछ चिड़िया का, तो इस सब का क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। आप देखते हैं कुत्ता सबको पालतू रखता है, क्यों रखता है, चोर उड़ का थोड़ा भी आवाज आए तो जग जाए, इसीलिए कुत्ता को रखता है। और कहीं कहीं शहर सब में लिख देता है बी केयरफुल डॉग इनसाइड, बोर्ड लगा देता है बाहर में, चोर सब बाहर निकल जाता है। तो कुत्ता को इसलिए, चूंकि उसका जो है ये अवसरय तरंग, यानी वो इंफ्रासोनिक तरंग, उसमें वो पहले सुन लेता है, आहट भी उसको पता चल जाता है, कुत्ता बिल्ली सबको, तो इसलिए कुत्ता को पालतू रखता है। इस भूकंप सुने ना, भूकंप आता है, वो भी बहुत उसका जो है अवसरय तरंग उससे निकलता है, यानी भूकंप होने वाला है उससे पहले ही तरंग जाता है। तो देखिएगा जब भूकंप होने वाला है चिड़िया सब जो है उड़ने लगता है, कुत्ता सब भागने लगता है, उसको पता चल जाता है कुछ होने वाला है। तो इस तरह अवसरय तरंग हुआ 20 हर्ट्ज से कम। अब श्रव्य तरंग देखिए, ये ऑडिएबल होता है, यानी जो हम लोग सुनते हैं उसको बोलते हैं श्रव्य तरंग, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज,
याद रखना है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज क्या होता है? ऑडिएबल, जो मानव सुनते हैं उसको बोलते हैं ऑडिएबल श्रव्य तरंग। अब देखिए पराश्रय, पराश्रय मतलब जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा सुनिएगा तो काने का चदरा फट जाएगा। तो ये जो होता है अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रय तरंग, कितना होगा? 20,000 से अधिक। ये प्रश्न आता है, 20,000 से अधिक जो होगा वो पराश्रय। किसको रहता है? ये चमगादड़, डॉल्फिन, बड़े बड़े व्हेल, ये सब जो है सुन लेता है, इसको सुनने का शक्ति होता है। बोलता है, एक प्रश्न आता है, चमगादड़ जो है कितना पराश्रय तरंग निकलता है उससे? 1,00,000 हर्ट्ज। तो ये याद रखना है पराश्रय तरंग। अब देखिए पराश्रय तरंग का उपयोग भी होता है, अल्ट्रासोनिक का उपयोग होता है किसमें किसमें होता है? कि समुद्र में, समुद्र का गहराई पता करने में, दूध में बैक्टीरिया हो जाता है उसको मारने में, ट्यूमर जो हो जाता है पेट में उसको, या ऑपरेशन में, ये सब याद रखना है कि क्या क्या बोले? समुद्र के लिखे भी, समुद्र की गहराई, कारखाना में कालिख होता था उसको हटाने के लिए, दूध में बैक्टीरिया मारने के लिए, संकेत भेजने के लिए, इस सब में पराश्रय तरंग का, अल्ट्रासोनिक का उपयोग होता है। प्रश्न आएगा, इसको आप देखिए। चलिए अगला देखते हैं, ध्वनि का चाल, स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि का चाल क्या है? ध्वनि का चाल जो होता है किसमें कितना होता है? जैसे ध्वनि का चाल हम बताए सबसे ज्यादा होता है स्टील में, इस्पात में होता है ना सबसे ज्यादा, इसको याद रखना है। ध्वनि का चाल सबसे ज्यादा इस्पात में होता है। अब देखिए नॉर्मल हवा में जो होता है ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, ये चीज याद रखिए। अब देखिए इससे अलावा भी शायद किसी बुक में भी जल्दी कॉम्पिटिटिव आपको आएगा। देखिए 332 मीटर प्रति सेकंड हो गया हवा में, उसके बाद इसको हवा में इसको दूसरे में पूछ लेगा कि 700 मील में कितना होगा? 760 मील प्रति घंटा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको सेट में मिलता होगा। 332 मीटर प्रति सेकंड, 760 मील घंटा, या 1100 फुट प्रति सेकंड। ये तीनों आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल हवा में जो है ध्वनि का चाल है, इसको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं कि प्रभाव, ध्वनि पर जो है प्रभाव भी पड़ता है। कैसे कैसे ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है? जैसे ताप का, यानी ताप अगर बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा। प्रश्न आता है कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप अगर बढ़ जाएगा तो कितना? 0.6 जो होता है मीटर प्रति सेकंड, ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ता है 1 डिग्री सेल्सियस तो 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा ध्वनि का चाल, इसको याद रखना है। अब देखिए दाब, दाब पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको याद रखना है। प्रश्न बार बार आएगा कि ध्वनि पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, इसको याद रखना है कि दाब कुछ भी होगा, ध्वनि में कुछ नहीं होगा। अब देखिए आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है? कि ठंडा हो गया, ओस यानी कुहासा हो गया। देखते होंगे कि ट्रेन जब कुहासा समय में दूरे से सीटी मारता हो बहुत दूर आवाज जाता है, यानी जब आर्द्रता बढ़ जाएगा तो ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा, इसको समझना है। चलिए अगला देखते हैं माध्यम वेग, माध्यम का वेग। कभी कभी अगर आप जा रहे होंगे और आपके इधर लाउड स्पीकर घुमा देता है तो बड़ी दूर दूर में लगेगा बगले में बज रहा है, यानी हवा अगर उधर आपके इधर बह रहा है तो आवाज भी आपके साथ जाता है। तो माध्यम जिधर हवा बहता है उधर ध्वनि का चाल भी ज्यादा होगा, इसको भी याद रखिए। तो ये सिर्फ याद रखना है प्रभाव में कि दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ेगा तो 1 डिग्री सेल्सियस में पता है 0.61 मीटर प्रति सेकंड, आर्द्रता में बढ़ेगा, ये सब। चलिए अब अगला देखते हैं सुस्वर ध्वनि। सुस्वर म्यूजिकल साउंड, आप देखते हैं ना नया डीजे बजता है तो एकदम लगा देगा बड़ा, वो एकदम ढिकचिक पूरा साउंड मजेदार सुनने में लगता है, तो उसी को कहता है सुस्वर ध्वनि, यानी जो सुनने में कर्ण प्रिय हो, अच्छा लगे, उसको बोलते हैं सुस्वर। यही मार झगड़ा बगल में है यानी बीचे में कोई गाली दे दिया, कोई कुछ कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उस सुस्वर ध्वनि होगा? नहीं हो, उसी को शोर कहते हैं। यानी जिसमें कोई लय नहीं हो उसको शोर बोलेंगे, और जिसमें ध्वनि अच्छा लगे उसको सुस्वर ध्वनि कहेंगे। सुस्वर ध्वनि देखिए, अभी देखिए सुबह सुबह भी ध्वनि भी समय पे बजना चाहिए। सुबह सुबह जैसे कोई भजन बजा देता है या सुबह सुबह अगर अजान होता है तो वो सब सुनने लायक होता है, लेकिन अगर सुबह सुबह कोई डीजे बजा दे भोजपुरी गाना लगा के तो अच्छा लगेगा? बुढ़ा सबको तो और पूरा गुस्सा बढ़ेगा है,
ये भोरे भोर भगवान का बजाना चाहिए। तो इस तरह जो है सुस्वर ध्वनि निर्भर करता है समय पे भी। चलिए, इसमें सुस्वर ध्वनि को हम 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला देखिए, ये इंटेंसिटी है, तीव्रता, ध्वनि का तीव्रता। तीव्रता मतलब क्या, आप देखते होंगे वॉल्यूम रहता है, कोई भी आप प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर में वॉल्यूम होता है, बढ़ाते हैं घटाते हैं, यानी आवाज का बढ़ना और घटना। तो ध्वनि की तीव्रता हम किससे मापते हैं, डेसिबल से। ये याद रखना है, डेसिबल से हम क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। अब प्रश्न आपको आता है कि मनुष्य जो बात करता है नॉर्मल, वो कितना डेसिबल में बात करता है, 30 से 40 डेसिबल, ये याद रखना है। 45 अगर नॉर्मल वो आंसर मारेंगे, 30 से 40 डेसिबल में नॉर्मल बातचीत करते हैं। फुसफुसाहट 15 से 20 में होता है। शोर, अब क्वेश्चन एक आता है कि ध्वनि प्रदूषण कितना, यदि 85 डेसिबल से ज़्यादा हो जाए तो इसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ये प्रश्न आता है कि ध्वनि प्रदूषण किस डेसिबल में 85 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको ध्वनि प्रदूषण बोलते हैं। 85 से ज़्यादा ब्याह शादी में डीजे वाला बजाता है, देखिएगा पुलिस पकड़ के उसको अंदर में बजाओ डीजे जितना बजाना। तो इसलिए 85 डेसिबल से ज़्यादा जो है कर्णप्रिय नहीं होता है। तो ये ध्वनि की तीव्रता यानी हो गया ज़्यादा और कम। अब पढ़ते हैं ये पिच, तारत्व। तो एक चीज याद रखना, ये ध्वनि का तीव्रता जो है आयाम पर निर्भर करता है, और ये तारत्व पिच जो है, पिच बोले पतला और मोटा, तो यानी पतला रहेगा तो ज़्यादा आवाज़, मोटा रहेगा तो दूर नहीं जाएगा, बोले ना। ये तारत्व जो है कि ये पिच निर्भर करता है यही आवृत्ति पर, यानी तारत्व। प्रश्न आता है कि ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर। आवृत्ति मतलब हो गया पतला और मोटा, तो ये पतला और मोटा निर्भर हो गया तारत्व पर, याद रखना। अब ये गुणता, गुणता मतलब हुआ भिन्न भिन्न आवाज, भिन्न भिन्न साउंड को कैसे पहचान सकते हैं आप, कान से कैसे पहचान लेते हैं ध्वनि का साउंड। अब मान लीजिए ढोलक बजता है डक टक टक टक, तो हारमोनियम थोड़ा बोल देंगे, तो ध्वनि को जो पहचानते हैं तो उसके गुण से, इसको बोलते हैं गुणता, यानी भिन्न भिन्न आवाज को भिन्न भिन्न स्वरूप को पकड़ सकते हैं, ये गुणता से, इसको समझना है। अब देखिए प्रतिध्वनि, ये समझ गए ना, सुस्वर ध्वनि में ये तीनों। अब इसको समझना है प्रतिध्वनि, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिध्वनि, जब कोई ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकरा के वापस आता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन साउंड, प्रतिध्वनि, यानी फिर से आ जाना। ऐसा कभी कभी आप कोनो कोठरी में जाता, बड़ा महल में, हॉल में, वहाँ बोलिएगा ना तो आवाज़ रिफ्लेक्ट होता है ना। फिल्म वगैरह में दिखाता है, कोई पहाड़ पे जाके बोलता है पूजा पूजा पूजा। उधर एक फिल्म में कॉमेडियो में दिया है, लड़का बोला तो लड़की का नाम, लड़की बोला तो ढेरी लड़के का नाम बोला ओ तुम बहुत लोगों का अटैच में हो। तो ये ऐसा होता है। तो यही है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि के लिए मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए, दूरी होना चाहिए परावर्तक सतह का 17 मीटर। 17 मीटर कम से कम, इससे ज़्यादा रहेगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये पूछता है प्रतिध्वनि के लिए कितना मीटर होना चाहिए, 17 मीटर। और ये कान पर जो है ध्वनि जो है कितना देर तक रहता है, 1/10 सेकेंड। ये भी याद रखना, 1/10 सेकेंड ध्वनि रहता है कानों पर प्रभाव, इसको याद रखना है। चलिए, अब है मैक संख्या। मैक संख्या क्या है, बार बार प्रश्न आता है। हवाई जहाज, रॉकेट, इस सब का जो चाल होता है, इसको हम मापते हैं, इस सब के चाल को मैक नंबर से। मैक नंबर मतलब होता है कि पिंड का चाल, याद रखना, मैक नंबर बराबर होता है पिंड का चाल, याद रखना है, बटे ध्वनि का चाल। यानी मान लीजिए रॉकेट उड़ रहा है या हवाई जहाज उड़ रहा है, तो उसका चाल बटे ध्वनि का चाल, तो इसको हम बोलते हैं मैक नंबर, मैक संख्या बराबर। अगर ये दोनों चाल जो है अगर एक हो गया, इसको अगर एक हो गया तो इसको बोलते हैं सुपरसोनिक वेव। सुपरसोनिक वेव जो होता है ये प्रासरित तरंग से भी ज़्यादा होता है, और ये बोलता है पिंड के चाल बटे ध्वनि चाल अगर एक हो गया तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक। यदि 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। तो ये भी प्रश्न आता है, सुपरसोनिक हाइपर ध्वनि से ही रिलेटेड है। चलिए अगला पढ़ते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव इंपॉर्टेंट है। जब कोई ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति हो तो उसमें कुछ आभासी परिवर्तन महसूस होता है। कैसे कि मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, अब बाहर कोई गाना उना बजेगा ना तो लगेगा कि आ रहा है जा रहा है, ऐसा मतलब कम आवाज कटेगा इस तरह। या आप जा रहे हैं रोडों पे, साइकिल से जा रहे हैं, आगे से कोई हवा बह रहा है और आ रहा है,
किसी साउंड का आवाज़, तो आपको लगेगा कब सुनाई पड़ा फिर खट जाएगा, ऐसा फील किए होंगे। तो इसी को कहता है, जब दोनों में गति होता है, कुछ डिफरेंस होता है, उसी को हम कहते हैं डॉपलर प्रभाव। ये डॉपलर ने नियम दिया था। पृथ्वी की जो उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी है वो भी इसी पर आधारित डॉपलर प्रभाव पर, ये भी प्रश्न आता है। डॉपलर प्रभाव पर बिग बैंग थ्योरी है जो पृथ्वी की उत्पत्ति में माना जाता है, इसको आप जानते हो। अब देखिए माइक्रोफोन, ये प्रश्न आता है ध्वनि से। माइक्रोफोन क्या करता है? कई लोग फंस जाता है, माइक्रोफोन लगता है एयरफोन जैसा होगा, ध्वनि नहीं। इस माइक्रोफोन ऐसा रहता है, इसमें अगर बोलिएगा ना तो इससे विद्युत निकलेगा, बिजली, यानी ध्वनि तरंग से विद्युत तरंग निकलना, यानी ध्वनि इसमें देते हैं और निकलता है विद्युत, तो इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन। लेकिन जब विद्युत हम देंगे और ध्वनि निकले बाहर तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब वो कौन बदलता है? जब हम विद्युत देते हैं ध्वनि, तो इसका तो लाउड स्पीकर है। टेलीफोन, कभी कभी पूछता है टेलीफोन में कौन सा ऊर्जा रहता है? तो विद्युत ऊर्जा। ये प्रश्न बार बार होता है, ऊर्जा लगता है टेलीफोन में, विद्युत ऊर्जा। तो इस सब चीज़ को आप याद रखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिले होंगे। अच्छा लगा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।